उत्तराखंड के जोशीमठ में जमीन धंस रही है। घरों पर पड़ने वाली दरारें लोगों की धड़कनों को बढ़ा रही हैं। पवित्र बद्रीनाथ धाम से महज 45 किलोमीटर दूर जोशीमठ में हैरान कर देने वाला मंजर सामने आया। कई इलाकों में लैंडस्लाइड और दरकती दीवारों की वजह से लोग दहशत में जीने को मजबूर हैं। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण करने और प्रभावित परिवारों से मिलने जोशीमठ पहुंचे हैं। मुख्यमंत्री ने जोशीमठ का हवाई सर्वेक्षण भी किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दौरा करने के बाद कहा कि जोशीमठ हमारे लिए एक महत्वपूर्ण और सांस्कृतिक स्थान है। हमारा मुख्य मकसद सभी को बचाना है। देखिए, अभी चूंकि यहाँ पर जो पानी का अंदर अंदर रिसाव हुआ है उसके कारण से दरारें आई हैं और काफ़ी सारे घर उसकी जद में आए हैं। हमारा प्रयास सबसे पहले तो यही है कि सभी को सुरक्षित किया जाए, सबकी जान माल की सुरक्षा की जाए और जो ज़रूरी जो इंतज़ाम है वो करने के लिए हम लोग सभी प्रकार की तैयारी कर रहे हैं। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाने का हमारा सबसे पहला टास्क है, उस काम को कर रहे हैं। बाकी चूँकि भू वैज्ञानिक भी जो है इसमें काम कर रहे हैं, वाडिया इंस्टीट्यूट है हमारा, IIT रुड़की है, इसरो से भी बात हो रही है। सभी लोग इसमें ये पता लगा रहे हैं, उस पर खोज कर रहे हैं कि आखिर किस कारण से ये हो रहा है। लेकिन अभी ये दीर्घकालिक चीज़ें हैं, उसके बारे में भी हम सोच रहे हैं कि अगर यहाँ से सभी को पलायन करना है, यहाँ से पुनर्वास करना है तो उनके लिए कहाँ पर व्यवस्था होगी वो भी हम जगह खोज रहे हैं। लेकिन अभी फ़िलहाल चूँकि ठंड का मौसम है और इस ठंड के मौसम में काफ़ी ठंड भी इस क्षेत्र में पड़ती है। ये शहर हमारा बहुत पौराणिक भी है, पहला मठ भी यहीं स्थापित हुआ है और देश की सीमांत क्षेत्र का भी जो है प्रमुख केंद्र ये है। इसलिए अभी जो तात्कालिक चीज़ें हैं उनको ठीक दिशा में जाएं, लोगों को बचाव हो, लोगों की ज़रूरत की चीज़ें यहाँ पर मिलें। उसके बाद ये शहर पूरी तरह से संरक्षित रहे, पूरी तरह से बचा रहे। उसके लिए भी जैसे यहाँ का ड्रेनेज है, यहाँ की सीवर लाइन है, यहाँ की अन्य व्यवस्थाएं हैं, रोपवे का काम भी चूँकि यहाँ पर चलता है होली के लिए, वह भी ठीक प्रकार से चले और मानसून से पहले सारी जो हमारे काम हैं वो पूरे हो जाएं। उस पर पूरी तरह से हमारा फोकस यही है। और वहीं उत्तराखंड के जोशीमठ में भू धसाव विकराल रूप लेता जा रहा है। घरों और सड़कों में बड़ी बड़ी दरारें पड़ रही हैं, लोग डरे हुए हैं, जिसके बाद से लोगों की चिंताएं और ज्यादा बढ़ गई हैं। आपको बता दें कि कांग्रेस के नेता प्रीतम सिंह भी आज जोशीमठ के लिए रवाना हो गए हैं। यहां पर पहुंचकर जोशीमठ में हो रहे भू धसाव क्षेत्रों का निरीक्षण करेंगे और साथ ही प्रभावित परिवारों से भी मिलेंगे। और बात खनन से जुड़ी अनुमति और निगरानी के लिए यूपी सरकार के बनाए माइन मित्र ऐप को डिजिटल इंडिया अवार्ड 2023 ये मिला है। और शनिवार को नई दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लखनऊ की मंडलायुक्त और सचिव खनन डॉक्टर रोशन जैकब को यह पुरस्कार दिया है। सचिव खनन मंडलायुक्त डॉक्टर रोशन जैकब ने इस पुरस्कार के लिए उनका आभार भी व्यक्त किया है। माइन मित्र ऐप का यह अवार्ड डिजिटल इनिशिएटिव फॉर इज ऑफ डूइंग बिजनेस वर्ग में यह दिया गया है। और वहीं गोरखपुर में लिटरेरी फेस्टिवल का आगाज हो चुका है, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद पहुंचे हैं, जिन्होंने कहा है कि लोकतंत्र बिना आलोचना के नहीं चल सकता और हमारे अंदर संवेदनशीलता होनी चाहिए। यह कार्यक्रम 2 दिन तक चलेगा, जिसमें रंगमंच से लेकर काव्य और अन्य कार्यक्रम भी इसमें प्रस्तुत किए जाएंगे। गोरखपुर लिटरेरी फेस्टिवल का ये 5वां संस्करण है और अभी जो सत्र समाप्त हुआ है वो उद्घाटन सत्र था। उद्घाटन सत्र में विषय लोकतंत्र और साहित्य पर आज मुख्य अतिथि केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान साहब थे। मुख्य वक्ता प्रख्यात साहित्यकार बुलाकर की कार्यक्रम की अध्यक्षता साहित्य अकादमी के पूर्व अध्यक्ष विश्वनाथ तिवारी कर रहे थे और आज के विशिष्ट अतिथि राष्ट्रपति के सचिव वरिष्ठ पत्रकार श्री अनिल कुमार सिंह। और वहीं वाराणसी में ज्ञानव्यापी मामले में बयानबाजी पर सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी तमाम अन्यों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए जाने के संबंधित याचिका पर आज सुनवाई ये होनी थी, लेकिन आपको बता दें कि कंडोलेंस की वजह से आज सुनवाई ये नहीं हो सकी है और मामले में अगली तारीख अब यह 10 जनवरी तय कर दी गई है।
जो है जो कंप्लेन हमने 156 दिन मुकदमा दायर किया था असुद्दीन ओवैसी, माननीय अखिलेश यादव, अकबरुद्दीन ओवैसी के खिलाफ, जिन्होंने भाव विख्यात के को कहा था फुहारा, उसमें आज सुनवाई तिथि थी, परंतु आज दुर्भाग्यवश यहाँ की सुरक्षा का ध्यान हो गया, जिसमें आते आज कॉन्फ्रेंस हो गया। अब ये तारीख बढ़ गई 10 जनवरी। माननीय ये सभा सांसद और विधायक के विपरीत कैंट चौक थाने से रिपोर्ट आहूत की गई थी, वो रिपोर्ट अपूर्ण आई थी। जो दोबारा आहूत की गई तो रिपोर्ट पूर्ण आ गई कि इनके खिलाफ कोई मुकदमा भी दर्ज नहीं किया गया। और इन्होंने ये बात कही, असुद्दीन ओवैसी ने और अकबरुद्दीन ओवैसी ने उनको फुहारा कहा, और ये अखिलेश सिंह यादव ने कहा कि कहीं पत्थर लगा दो, कहीं झंडा लगा दो, वहाँ मंदिर बन जाता है। इस तरह से ये जो हेट जो इसकी बात कही है, इस बात के खिलाफ कानून की IPC धाराएं लागू हैं, जिसके तहत मुकदमा सुनवाई जारी है, जो अगले 10 तारीख को सुनवाई होगी। और वहीं श्रृंगार गौरी वाद की वादिनों से गाली गलौच और धमकी देने के मामले में जितेंद्र सिंह विसेन समेत 2 के खिलाफ दी गई अर्जी पर आज होने वाली सुनवाई एक अधिवक्ता के निधन के कारण से यह टल गई है। अब इस मामले में 9 जनवरी को यह सुनवाई होगी। कोर्ट ने इस मामले में थाने से आख्या तलब की है। आपको बता दें कि दिसंबर महीने में ज्ञानव्यापी श्रृंगार गौरी प्रकरण की वादिनी महिलाएं रेखा पाठक, मंजू व्यास और लक्ष्मी देवी और सीता साहू ने कोर्ट में धारा 156(3) के तहत प्रार्थना पत्र दाखिल किया था। श्रृंगार गौरी प्रकरण की एक वादिनी राकेश सिंह के पैरोकार जितेंद्र सिंह विसेन की ओर से मुख्यमंत्री को पावर ऑफ अटॉर्नी सौंपने के और मुकदमा वापस लेने के लिए दबाव भी बनाया जा रहा है। देखिए, आज फुल डे कंडोलेंस था। एक अधिवक्ता, वरिष्ठ अधिवक्ता, बनारस बार के उपाध्यक्ष रह चुके थे शुक्ला जी, उनका निधन हो जाने के कारण पूरे दिन काम से विरत रखा गया न्यायालय न्यायिक कार्य से। उसमें जो है इस कारणों से 9 जनवरी को डेट लगा दिया गया, मंडे को उसकी सुनवाई होगी। और जो PA प्रार्थना पत्र हम लोग का था, उसमें 19 जनवरी की सुनवाई निर्धारित कर दी गई है। 9 जनवरी को सारे उस पर रिपोर्ट आ चुके हैं, कैंट थाने से भी आ चुके हैं, थाना चौक से भी रिपोर्ट आ चुके हैं। उस पर बहस हो रहा है 156 में जो। देखिए, जितने बड़े पैमाने पर निःशुल्क खाद्यान्न का वितरण भारत सरकार ने और राज्य सरकार ने किया है, यह एक अपने में दुनिया के भीतर यह अपने में एक बहुत बड़ा उदाहरण है। जिन लोगों ने 1400 रुपए गेहूं के दाम दिए, इस साल 2140 रुपए जो है गेहूं की कीमतें तय की गई हैं। और वहीं संत कबीर नगर में कार्यकर्ताओं की बैठक में पहुंचे निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद ने मीडिया कर्मियों से बातचीत में कहा है कि निषाद पार्टी निकाय चुनाव लड़ेगी। जिन सीटों पर पार्टी के कार्यकर्ता मजबूत होंगे उन्हें चुनाव लड़ाया जाएगा। इस दौरान डॉक्टर संजय निषाद ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि भारत कभी टूटा ही नहीं था, हमेशा से जुड़ा रहा है, वो अपने लोगों को संभाल ले वही काफी है। देखिए, जिसको समाज लोकतंत्र में जो जनता जो है वो सुप्रीम होती है, जनता ही निर्णय जज होती है, और जिसको जनता ने नेगलेक्ट कर दिया हो, जनता ने उन्हें मतलब अस्वीकार कर दिया हो, उसकी बातों का क्या जवाब देना है। भारत कभी टूटा ही नहीं था, भारत हमेशा जुड़ा हुआ था, वो अपने लोगों को जोड़ ले वही काफी है। मंत्री जी ओम प्रकाश राजभर जी की गठबंधन के संकेत दिए हैं, भाजपा के प्रति उनका रुझाव भी बढ़ रहा है, तो क्या उसके बारे में कहेंगे? भाजपा के साथ आए थे तो हीरो बन गए थे, और जाते कहाँ पहुँच गए हैं बेचारे भैया हमारे। मैं तो उनसे यही कहूँगा कि वो अनुशासित रहें, मर्यादित रहें, और जिस समाज को उन्होंने जो वादा किया है उस वादे को पूरा करने के लिए बिना सत्ता बिना ताकत के नहीं पूरा हो सकता। इसलिए बड़े भाई हैं हमारे, मैं तो उम्मीद रखता हूँ कि हमारे साथ आएंगे, हम लोग मिलकर इन समस्याओं का समाधान। और वहीं उत्तर प्रदेश कांग्रेस के प्रांतीय अध्यक्ष नकुल दुबे ने बयान देते हुए कहा है कि इन्वेस्टर्स समिट बीजेपी का फ्लॉप शो यह साबित होगा। उन्होंने यह भी कहा कि इससे पहले भी सरकार इन्वेस्टर्स समिट कर चुकी है, जिसका कोई खास परिणाम नहीं मिला है। उन्होंने समिति के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च करने पर भी सवाल उठाए। दूसरी तरफ उन्होंने कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा को सफल बताते हुए कहा कि इससे पार्टी को फायदा मिलेगा। उन्होंने कहा कि अब यूपी में 26 जनवरी से प्रियंका गांधी के नेतृत्व में हाथ से हाथ जोड़ो अभियान भी चलाया जाएगा। नकुल दुबे ने राष्ट्रीय लोकदल को कांग्रेस पार्टी की तरफ से दिल से आभार प्रकट किया है। हमारे साथ कांग्रेस के प्रांतीय अध्यक्ष नकुल दुबे जी हैं और भारत जोड़ो यात्रा का जो है भी मोर्चा पूरा करके आए हैं। अब मैं इनसे जानूंगा कि आगे क्या रणनीति है। हाँ नकुल जी। ये रणनीति हमारे नेतागण बना रहे हैं और हम लोग उस पर कार्य कर रहे हैं। सबसे पहले तो मैं आपके इस चैनल के माध्यम से
उन सभी को, पूरे देशवासियों को भी और उत्तर प्रदेश के लोगों को खासतौर पर बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। और मैं उन सबका बहुत आभारी हूं कि उन्होंने जो आशीर्वाद दिया, वास्तव में वो आशीर्वाद 3, 4, 5 तारीख को फलीभूत होता हुआ हमको इस प्रदेश की सड़कों पर दिखाई पड़ा। और जिस तरह से जनमानस इकट्ठा हुआ, वो वास्तव में लग रहा था कि सब लोग बहुत ही ज़्यादा आक्रोशित हैं, सब लोग बहुत ज़्यादा दुखी हैं, सब लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं इस देश की महंगाई को लेकर के, इस प्रदेश में फैल रहे भ्रष्टाचार को लेकर के, इस प्रदेश में फैल रहे क्या बोलते हैं पक्षपात को लेकर के और जातिवाद को लेकर के। तो प्रदेश की जनता ने ये संदेश दे दिया है कि हम लोग राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा में सिर्फ समर्थन नहीं करते हैं, हम सब लोग राहुल गांधी जी के साथ हैं और इस देश को हम लोग टूटने और बिखरने नहीं देंगे। अब अगली यात्रा हाथ से हाथ जोड़ो की बात चल रही है, उस पर क्या होगा? जी, हाथ से हाथ जोड़ो में प्रियंका गांधी जी ने ये प्रस्ताव बनाया है और हम लोग भी संज्ञान में आया है कि 26 तारीख को वो शुरू करेंगी और वो देश के सभी प्रदेशों की राजधानियों में जाकर के इस कार्यक्रम की शुरुआत करेंगी। इसका और डिटेल अभी आना बाकी, जैसे आता हुआ हमारा। कुछ राज्य छूट गए हैं अभी जो है, तो उनमें क्या भारत जोड़ो की यात्रा खत्म होगी या जारी रहेगी? अब कुछ राज्य जो बचे हैं उसमें तो शीर्ष नेतृत्व उसका निर्णय लेगा, लेकिन मैं जो कहना चाहता हूं कि जितनी यात्रा हो गई है, अब ये जो कश्मीर तक बाकी है, उस यात्रा ने हर एक नागरिक के मन मस्तिष्क में प्रवेश कर लिया है। अब सबके मन में, भले वो शरीर से वहां न भी पहुंच पाया हो, उसके मन में भारत जोड़ो यात्रा चल रही है। और हर इंसान जो इस देश का सच्चा देशभक्त है, जो इस राष्ट्र का सच्चा भक्त है, वो न तो देश को बिकने देगा, न देश को दोबारा गुलाम होने देगा, न नौजवानों के सम्मान से खिलवाड़ होने देगा, न किसानों के सम्मान के साथ खिलवाड़ होने देगा, न सैनिकों के सम्मान के साथ खिलवाड़ होने देगा। वो ऐसे लोगों को जो इस देश को पुनः गुलामी की राह पर ढकेलना चाहते हैं, उनको मुंह तोड़ जवाब देने के लिए इस भारत जोड़ो यात्रा सामने G20 सम्मेलन जो है हो रहा है और जो है इसको लेकर के इन्वेस्टर समिट भी आयोजित की जा रही है, इस पर क्या कहना है आपका? अरे हम हंस रहे हैं, आप भी हंसिए। 2018 इन्वेस्टमेंट तो आप देख ही रहे ना, आज ये समिट हो रहा है। आज ये इन्वेस्टमेंट किस देश में होता है? जहां पर बहुत कमजोरी हो, जहां पर बहुत गरीबी हो, वही तो लोग आगे इन्वेस्ट करते हैं। जिस देश का व्यापारी खुद ही विश्व का नंबर 1 हो, जिस देश का व्यापारी एशिया का नंबर 1 हो, वहां इन्वेस्टमेंट कौन कर रहा है, क्यों कराया जा रहा है? वो साफ अडानी जी को नंबर 1 भेजने के लिए, अडानी जी को नंबर 1 पहुंचाने के लिए सब तमाशा हो रहा है। और हम तो कहते हैं रिजर्व बैंक का ताला खुलवा दीजिए, सारा का सारा खजाना एक बार उनको ट्रांसफर कर दीजिए, वो विश्व का नंबर 1 हो जाए, ताकि रोज का लफड़ा खत्म हो जाए। मैं ये कहना चाहता हूँ। थैंक यू। तो ये है नकुल दुबे जी, जिन्होंने बताया कि जो है भारत जोड़ो यात्रा के बाद अब जो है हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा चलेगी, जो प्रियंका गांधी जी जिसका नेतृत्व करेंगी और देश के अन्य राज्यों में भी ये पूरी यात्रा की जाएगी। इसके साथ ही इन्होंने इन्वेस्टर समिट में इनका कहना है कि इन्वेस्टर समिट में कोई सरकार कुछ ऐसा नहीं कर पाएगी कि जिससे जो है बहुत ज़्यादा पैसा आए। उनका कहना है विश्व के सबसे बड़े व्यापारी तो इंडिया के हैं, तो ऐसे में दूसरे देशों से क्या उम्मीद की जा सकती है। कैमरामैन आसिफ के साथ TN मिश्रा, जनता TV, लखनऊ। और में राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग की सदस्य डॉक्टर सुचिता चतुर्वेदी का कहना है कि उन्होंने 3 जनवरी को उरई का दौरा किया, तो इस दौरान अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी ने माना है कि मदरसों में हिंदू बच्चे भी पढ़ते हैं। आयोग ने सर्वे कराकर मदरसों में पढ़ने वाले सभी हिंदू बच्चों को RTI के तहत एडमिशन दिलाने की बात कही है। और यूपी मदरसा बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर इफ्तिखार अहमद जावेद की उनको पत्र लिखकर सर्वे कराने की मांग की गई है। चेयरमैन ने पत्र पर पलटवार करते हुए कहा कि हम NCERT के सिलेबस के तहत बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं। मदरसों में केवल धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा रही है, बल्कि मॉडर्न शिक्षा भी यहां पर दी जाती है। उन्होंने कहा कि मदरसों में गैर मुस्लिम तो संस्कृत स्कूलों में गैर हिंदू बच्चे पढ़ रहे हैं, मिशनरी स्कूलों में भी हर धर्म के बच्चे पढ़ रहे हैं। मैं खुद काशी हिंदू विश्वविद्यालय का पढ़ा हुआ छात्र हूं। चेयरमैन ने कहा है कि बाल संरक्षण आयोग अपने पत्र पर फिर से विचार करे। मीडिया के जरिए से राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग के पत्र संज्ञान में आया है और आज अखबारों में भी इस तरह खबरें छपी हैं कि मदरसों में पढ़ने वाले गैर मुस्लिम छात्रों को वहां से हटा करके किसी और स्कूल में दाखिला कराया जाए। मैं साफ शब्दों में कहना चाहूँगा, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम सब मदरसों के अंदर NCERT सिलेबस के तहत बच्चों को 1 से 8 तक शिक्षा दे रहे हैं। केवल धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा रही है, उनको देश का जो मॉडर्न एजुकेशन है वो दिया जा रहा है। दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा कि और वे हरिद्वार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबा का अस्थियां जो हैं वो गंगा में प्रभावित हुई हैं और बिना किसी प्रोटोकॉल के बेहद ही गोपनीय ढंग से VIP घाट पहुंचे पंकज मोदी ने तमाम विधि विधान के साथ इन अस्थियों को प्रभावित किया।
और वहीं पूर्व सीएम रमेश पोखरियाल निशंक उत्तरकाशी पहुंचे हैं, जहां पर उन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की और समाज कल्याण विभाग ने दिव्यांग शिविर भी वो पहुंचे हैं, जहां पर उन्होंने दिव्यांगजनों का हालचाल भी जाना। इस दौरान उन्होंने गंगोत्री विधायक के साथ दिव्यांगजनों को उपकरण भी बांटे हैं। इस मौके पर उन्होंने कहा कि भारत सरकार और राज्य सरकार दिव्यांग लोगों को लेकर लगातार काम कर रही है। वहीं समाज कल्याण विभाग ने 200 से अधिक जीवन सहायक उपकरण दिव्यांगों को बांटे हैं। बहुत खुशी है कि जिला प्रशासन ने, समाज कल्याण विभाग और कानपुर से आए जो आयकर विभाग के कमिश्नर और जो हमारी समाज कल्याण विभाग भारत सरकार का जो कंपनी है जो दिव्यांगों के लिए उपकरण बनाती है, वो सारे लोग आज उत्तरकाशी पावन धरती पर यहाँ पर विकलांग शिविर लगा है और इस विकलांग शिविर के माध्यम से उन लोगों को जिनके पाँव नहीं हैं, कट गए हैं या किसी कारणवश जो है वो परेशानी में है, उनको पाँव मिलेंगे। जिनके हाथ नहीं है, कोई कठिनाई है और ज़रूरत है कि नहीं उसको हाथ लगाने हैं तो उनको हाथ मिलेंगे। और में हल्द्वानी में रेलवे की जमीन से करीब 4000 परिवारों को हटाए जाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने नैनीताल हाई कोर्ट के आदेश पर अभी रोक लगा दी है और साथ ही उत्तराखंड सरकार से कहा कि उनका पुनर्वास जरूरी है। और अपने विवादित बयानों से चर्चा में रहने वाली साध्वी प्राची ने कहा कि उत्तराखंड देवभूमि है, यहां पर रोहिंग्या मुसलमान नहीं रह सकते। सरकार को इस पर कड़ा कदम उठाना चाहिए क्योंकि अब लव जिहाद के साथ ही लैंड जिहाद भी हो रहा है। देखिए, उत्तराखंड सरकार को कड़ी से कड़ी कार्रवाई इन रोहिंग्या पर करना चाहिए। 5000 रोहिंग्या हल्द्वानी के अंदर, ये तो एक बहुत बड़ी समस्या उत्तराखंड में। इनका प्रवेश जल्दी से जल्दी निषेध हो। और इस वक्त की बड़ी खबर से आपको अपडेट करवा देते हैं। इस वक्त की ये बड़ी खबर सामने आ रही है, ये खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है जोशीमठ का मामला, ये सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। शंकराचार्य मुक्तेश्वरानंद पहुंचे हैं सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल दाखिल हुई है। और ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी पूजा मोहन पांडे इस वक्त फोन लाइन पर हैं। पूजा, सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है जोशीमठ का मामला, फिलहाल क्या कुछ लेटेस्ट जानकारी है आपके पास? देखिए सचिन, मैं आपको बता दूं कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अभी जोशीमठ पहुंचे हुए थे दौरा करने के लिए। उस दौरान उन्होंने तमाम जो जानकारियां हैं वो जुटाई हैं, जायजा भी लिया है। लेकिन इस बीच शंकराचार्य जो अभी हाल ही में जोशीमठ पहुंचे हुए हैं, उन्होंने साफ तौर पर अपना जो पक्ष है वो स्पष्ट किया था कि वो वहां के लोगों के साथ में खड़े हुए हैं और आखिरी दम तक उनकी कोशिश रहेगी कि ना इस शहर को कुछ हो ना लोगों को कुछ हो। अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है क्योंकि जिस तरीके से ढीला ढाला रवैया देखने को मिला, राज्य सरकार का हो या फिर केंद्र सरकार का, दोनों का ही रवैया बहुत ही ज्यादा लंबा है। जिस प्रोसेस से वो गुजर रहे हैं वो बहुत लंबा प्रोसेस है और जरूरत ऐसे मौके पर ये है कि सीधी इंटरफेरेंस सुप्रीम कोर्ट की हो और ये मामला जल्दी विचाराधीन हो जाए और कोई ना कोई एक्शन तुरंत लिया जाए क्योंकि 20,000 से लेकर 22,000 आबादी का जिक्र हो रहा है सचिन, जो कि सीधे तौर पर डेंजर जोन में है। जी। और सरकार की तरफ से जो प्रबंध किए गए हैं वो सीधे तौर पर 385 परिवारों के लिए किए गए हैं, जो कि 3 से 4% है 20 से 22,000 लोगों का। तो ऐसे में जरूरत है कि सुप्रीम कोर्ट इसमें दखल दे और ये इनिशिएटिव शंकराचार्य अभी मुक्तेश्वरानंद महाराज ने लिया है, उनके अधिवक्ता के माध्यम से पीआईएल सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई है। ठीक है, चलिए पूजा, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।